हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो चलिए बिना देरी के आज का स्टार्ट करते हैं टेस्ट। और इस टेस्ट में आप कितने स्कोर कर पाते हैं तो ये लास्ट में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ऑप्शन 1 है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो अब आपको फटाफट से इसका सही आंसर जो है वो देखना है कौन सा होगा। क्वेश्चन में यह पूछा है कि बच्चे जो हैं वो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं सकते हैं, तो उन्हें हम भाषा सिखाएंगे। तो किस तरीके से भाषा सिखाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा, आपने लगा लिया होगा। तो देखिए, उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो बच्चे देख नहीं सकते हैं, मुंह से तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें मौखिक भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि उन्हें अलग कर देना चाहिए। जी नहीं, अलग थलग सेग्रीगेशन हमें नहीं करना है। थर्ड जो है कि हमें गतिविधियों में ही शामिल नहीं करना है, ऐसा तो नहीं करना है, समानता का व्यवहार हमें करना है। और फोर्थ है कि कम पाठ्य पुस्तक वाली पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में अगर कम पाठ कर देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, बहुभाषिकता यानी बहुत सारी भाषाएं। ऑप्शन 1 है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। नेक्स्ट है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। नेक्स्ट है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है यानी एक रिसोर्स का काम करता है। या लास्ट है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर जो है बहुत इजी है, आपको 1 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या? बहुभाषिकता यानी कि बहुत सारी भाषाएं अगर क्लास में बच्चे लेकर आते हैं तो एक ये रिसोर्स का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, यानी उनको चारों कौशल पहले से ही आते हैं। तो 4 कौशल कौन से थे आपके? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो देखिए, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, या अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या कोरी लिस्ट होते हैं यानी कोरी स्लेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वह होगा कि सॉरी, ये वाला गलत होगा। इसका आंसर जो है वो सेकंड होगा कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, क्योंकि वो कोरी लिस्ट नहीं होते हैं, ना ही वो असमर्थ होते हैं, और चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना और लिखना वो तो विद्यालय में आकर ही वो सीखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑप्शन 1 है बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। नेक्स्ट है बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान, और नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो व्याकरण का ज्ञान और पाठ्य पुस्तक की सामग्री, ये तो नहीं होगा। अब आप फर्स्ट और सेकंड में से चुनिए। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो सबसे बेहतर उत्तर है, वह है कि बच्चे द्वारा जितना भाषा का यूज करेगा उस तरीके के नियम को पकड़ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बच्चे का उच्चारण ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो है वो इससे भी बेहतर है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि ऑप्शन 1 है जिस भाषाई शैली में वक्ता यानी बोलने वाला वह बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो वह बच्चा सहज हो उसका प्रयोग करना चाहिए।
और लास्ट ऑप्शन है जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो वह बच्चा असहज हो इसका प्रयोग करना चाहिए। तो सोचिए इनमें से सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर अपना उत्तर चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा जिस भाषाई शैली में वक्ता और बच्चा दोनों ही सहज हो उसी भाषा का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है पढ़ने में बाधा नहीं है। क्या बाधा नहीं है? सारे नियम पहले ही बता डालना, क्या ये पढ़ने में बाधा नहीं है? उच्चारण पर ही जोर देते रहना। थर्ड ऑप्शन है सटीकता पर ही जोर देना। और लास्ट है लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। तो इनमें से दो ऑप्शन है वो मैं ही आपके रॉन्ग कर देती हूँ, उच्चारण पर ही जोर देना और सटीकता पर ही जोर देना। अब आप इसका आंसर बताइए फर्स्ट और लास्ट में से। तो इसका सही आंसर होगा पढ़ने में बाधा नहीं है, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। नेक्स्ट है अब भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन 1 है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, ऑप्शन 2 है मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, और लास्ट है उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। तो अगर भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन करना है तो इसका सही आंसर होगा लिखित व मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से ही हम भाषा के ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। क्या सही है? ऑप्शन 1 है भाषा का विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन है भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। और लास्ट है उपरोक्त में से तीनों सही हैं। तो बताइए कि भाषाई सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से क्या सही है? चलिए सही आंसर पर देखते हैं कि आपका आंसर जो है वो कितना सही रहता है। इसका सही आंसर है कि भाषा का विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव व विकास से संबंधित है? अब ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। देखिए इसके ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बिली वैली सिद्धांत और डिली डैली सिद्धांत। तो बताइए इनमें से कौन सा भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो देखिए ये मैं ही बता देती हूँ क्योंकि शायद आपको इसका आंसर नहीं मालूम होगा। तो इसका सही आंसर है डिग डोंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत तो आपको पता है अंतरिक्ष से संबंधित है, और बिली वैली और डिली डैली ऐसे कोई सिद्धांत जो है वो नहीं है। डिग डोंग सिद्धांत जो है वो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। चलिए इसका अर्थ मैं बताती हूँ कि जो भाषा की उत्पत्ति एक प्राकृतिक पत्राचार से होती है जो बोध की वस्तुओं और मुखर शोरों के बीच होती है, और जो प्रारंभिक मनुष्यों को कोई भी प्रतिक्रिया का जो हिस्सा था, जो भी प्रतिक्रियाएं होती थी तो वो डिग डोंग सिद्धांत कहलाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं, बिल्कुल प्रतीक होते हैं अक्षर ध्वनियों के दृश्य। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। क्या यह लाइन जो है वो पूर्णतः असत्य है? आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है या पूर्णतः सत्य है? तो सोचिए कि लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। तो ये पूर्णतः सत्य है। इंसान और जानवर की भाषा में क्या फर्क है? 1 है ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है जबकि जानवरों की भाषा को नहीं, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से तीनों ही सही हैं। तो बताइए कि इंसान और जानवर की भाषा में क्या फर्क है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी हम उलझ जाते हैं।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। नेक्स्ट है बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। ऑप्शन 1 है बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, ऑप्शन 2 है बच्चे का सामूहिक आकलन, थर्ड है बच्चे द्वारा स्वयं आकलन, और लास्ट है पेपर पेंसिल आकलन। तो भाषाई क्षमता के आकलन का तरीका कौन कौन सा हो सकता है ये देखिए। तो देखिए बच्चे का जो व्यक्तिगत आकलन है इससे भी भाषाई क्षमता का आकलन किया जा सकता है। बच्चे का सामूहिक आकलन ये भी है। बच्चे द्वारा जो स्वयं आकलन किया जाता है ये भी भाषाई क्षमता के आकलन में का एक तरीका है, लेकिन पेपर पेंसिल आकलन ये सही तरीका नहीं है। पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, लास्ट है शब्दों को सही सही पहचानना। तो बताइए पढ़ना क्या है? क्या पढ़ना पढ़कर अर्थ समझना यही पढ़ना है, या लिखित सामग्री का उच्चारण? अब सेकंड ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत है। स्कूलों में पुस्तकों की पढ़ाई क्या ये हो सकता है, या शब्दों को सही सही पहचानना? तो बताइए इसका आंसर। इसका सही उत्तर होगा कि पढ़ना क्या है? पढ़ना पढ़कर अर्थ को समझना, यही पढ़ना है। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। पाठ में जो चित्र दिए होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षण बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन जो है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में तो चित्र होते हैं अधिक और बड़ी कक्षाओं में जो चित्र हैं वो कम होते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसका सही उत्तर होगा कि अगर चित्र दिए गए हैं चैप्टर में तो इसका मतलब ये होता है कि चित्र जो है वो अमूर्त संकल्पनाएं, यानी कि जो दिखाई ना दें, इनको समझने में भी सहायता करते हैं। इससे हम क्या बनाते हैं भाई, चित्रों के माध्यम से बालक जो है वो स्टोरी जो है वो भी बना लेता है ना, और वो अपने अपने तरीके से जो विचार हैं वो भी उत्पन्न करने लग जाता है, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से चित्रों को देखकर स्टोरी बनाते हैं। अब चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, भाई ठीक है बनती तो है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होता है चित्र का। और चित्र पाठ की शोभा भी बढ़ाते भी हैं, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है कि चित्र अमूर्त संकल्पना को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो कौशल के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, भाषाई कौशल के बारे में। तो देखिए भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? दो होते हैं, एक अभिव्यक्तात्मक एक ग्रहणात्मक, है ना। तो सुनना व पढ़ना क्या ये है अभिव्यक्तात्मक? सुनना व बोलना, बोलना व लिखना, पढ़ना व लिखना। तो देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूछ क्या रहा है। अभिव्यक्त यानी अभिव्यक्त करना, यानी बाहर निकालना। अब सोचिए इनमें से कौन सा कौशल हो सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बोलना व लिखना। बोलकर हम अपने विचारों को बाहर निकालते हैं, और लिखकर हम जो भी आपकी किताब होती है कॉपी पर हम लिखकर अपने विचारों को निकालते हैं। तो ये क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। और जो ग्रहणात्मक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सुनना और पढ़ना, क्योंकि इसे हम सुनकर ग्रहण कर रहे हैं और पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं। तो आज की जो प्रश्न है वो आपको कैसे लगे, आपके कितने सही हुए इसमें से, इसका आंसर जो है वो आपको देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टेस्ट के साथ। थैंक यू।